हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे। आज साइंस का सेट नंबर 45 को करेंगे। उससे पहले जो भी दोस्त चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें। और इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल नॉलेज वर्ल्ड पर अपलोड कर दिया गया है और टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में तथा कॉमेंट बॉक्स में भी दे दिया गया है। चलिए आज का सेट नंबर 45 का पहला प्रश्न को देखते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है कि नीचे दिए गए वेग समय ग्राफ का कौन सा भाग जो है शून्य त्वरण को दर्शाता है। ठीक ना, सबसे पहले आप त्वरण को समझिए। ठीक ना, त्वरण क्या होता है, यानी वेग में परिवर्तन की दर को हम त्वरण कहते हैं। ठीक ना, यानी कि जैसे यहाँ पर 2 मीटर पर सेकेंड का वेग है, एक कोई ए बिंदु है और कोई बी बिंदु है। यहाँ पर अगर 2 मीटर पर सेकेंड का वेग है और यहाँ पर अगर 3 मीटर पर सेकेंड का वेग हो गया, तो इसमें क्या हुआ, त्वरण में क्या हुआ, परिवर्तन हुआ। यानी क्या हुआ कि त्वरण में जो है वेग में, ये सॉरी त्वरण नहीं, वेग में परिवर्तन हुआ है। यानी 2 मीटर से क्या हुआ, 3 मीटर हो गया। ठीक है, ये इसी के जो दर होता है इसी को हम क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। यानी कितना का हुआ, यहाँ पर हुआ 2 और 1, 2 से नहीं 1 मीटर, 1 मीटर पर सेकेंड का क्या हुआ, यहाँ अंतर हो, यही इसका त्वरण हो गया। ठीक है, लेकिन देखिए जब एक समान वेग होता है जिसे हम शून्य त्वरण कहते हैं, तो इसमें जैसे कि यहाँ पर 2 मीटर पर सेकंड से जा रहा है तो यहाँ पर भी 2 मीटर पर सेकंड से ही जाएगा। ठीक ना, लेकिन देखिए यहाँ पर त्वरण में कोई परिवर्तन नहीं, यानी कि वेग में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। इसका कारण यहाँ त्वरण क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक ना, अब देखिए वेग समय ग्राफ का देखते हैं वेग समय ग्राफ कैसा होता है। देखिए वेग समय ग्राफ, इसमें देखिए यहाँ पर जो होता है BC बिंदु, जो देख रहे हैं BC बिंदु, यहाँ बी से लेकर के सी तक के बिंदु को, इसके बीच में देखिए कि समय तो बढ़ रहा है। ये देखिए समय को प्रदर्शित करता है नीचे वाला एडी लाइन। देखिए समय को तो ये बढ़ रहा है, इसमें समय बढ़ रहा है, लेकिन वेग देखिए वहीं का वहीं स्थिर ही है। देखिए यहीं वेग स्थिर ही है। ठीक ना, वेग में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। इसका मतलब क्या होगा, यही शून्य त्वरण को दर्शाता है। ठीक ना, जो कि BC बिंदु है, जो कि BC किस ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। चलिए अगला प्रश्न है कि यदि भार W है और प्रयास P है तो यांत्रिकी लाभ क्या होगा। ठीक ना, देखिए होता है एक साधारण उत्तोलक होता है जिसे हम साधारण मशीन भी कहते हैं। साधारण मशीन जो होता है उत्तोलक, उसमें क्या होता है कि देखिए ये कोई उत्तोलक है। ठीक, ये देखिए यहाँ पर फलक्रम है यानी F। ठीक ना, इसे हम आयास कहते हैं। ठीक, यहाँ पर देखिए कोई लोड लगा रहा है, ये क्या हो जाएगा, भार हो जाएगा, भार। ठीक, और ये एफर्ट हो गया, यहाँ पर एफर्ट है, यहाँ पर कोई लोड है और यहाँ पर कोई एफर्ट लगा रहा है, कोई उसको उठाने की कोशिश कर रहा है, तो यहाँ पर क्या हो गया, ये हो गया आपको एफर्ट। ठीक ना, अब देखिए ये हो गया यहाँ से लेकर के यहाँ तक आयास भुजा, और यहाँ से यहाँ तक के लोड भुजा। ठीक ना, और लोड को जो होता है लोड, उसे हम एल से डिनोट करते हैं। ठीक ना, ये एल हो गया, और जो एफर्ट होता है उसे हम ई से डिनोट करते हैं। ठीक, ये ऑल हो गया और ये ई हो गया। ठीक ना, और यहाँ से यहाँ तक के भुजा को क्या कहते हैं, आयास भुजा। ठीक ना, ये हो गया आपको आयास भुजा, ये हो गया आपको भार भुजा। ठीक ना, और यहाँ से यहाँ तक के भुजा जो फलक्रम जो होता है इसे एफ से डिनोट करते हैं। ठीक ना, अब देखिए ये देखिए ये हो गया एफ, ये हो गया ई, और ये हो गया एल। ठीक ना, देखिए एफ से लेकर के ई तक के भुजा को यानी कि एफ ई को हम क्या कहेंगे, एफ ई को कहेंगे आप आयास भुजा, आयास भुजा, और एफ एल को कहेंगे भार भुजा। ठीक, भार भुजा। ठीक, अब देखिए इसका जो यांत्रिकी लाभ होता है ये क्या होता है, यानी भार गुना भार भुजा बराबर आयास गुना आयास भुजा होता है। ठीक ना, यानी कि यांत्रिकी लाभ होता है भार बटा आयास। ठीक ना, यहाँ देखिए भार किसको माना है, भार यहाँ W को माना है और आयास या प्रयास P को माना है। तो यानी यहाँ पर हमसे क्या पूछा, यांत्रिकी लाभ। ठीक ना, यांत्रिकी लाभ क्या हो जाएगा, भार बटा आयास, तो भार माना है इसको W क्वेश्चन में, और आयास या प्रयास को माना है P, तो यानी W/P हो जाएगा। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि घर्षण एक कार्य करता है। घर्षण देखिए किस किस दिशा में कार्य करता है। ठीक ना, देखिए घर्षण कोई भी बल है, जैसे ये कोई वस्तु है, ये पृथ्वी पर कोई वस्तु रखा हुआ है, चाहे कहीं पर भी कोई वस्तु ये रखा हुआ है, कोई किसी भी सरफेस पर। ठीक, पीछे से कोई इस पर बल लगाया जाता है और इधर क्या करेगा, विस्थापन करेगा, यानी कि बल की दिशा में ही जो है ना ये गति या विस्थापन करेगा। ठीक ना, गति या विस्थापन करेगा, और ये क्या हो गया, ये बल लग रहा है
और ये देखिए घर्षण जो है आपको ये विपरीत यानी बल के विपरीत दिशा में घर्षण लगेगा, ठीक ना। यानी बल के विपरीत दिशा में भी घर्षण लग रहा है और गति और विस्थापन की विपरीत दिशा में भी लग रहा है, ठीक ना। अब देखिए इसका ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन देखिए एक आ रहा है बल की दिशा के लंबवत, देखिए बल है ये, बल की दिशा के लंबवत लग रहा है, नहीं नहीं लंबवत तो नहीं लग रहा है, इसके विपरीत लग रहा है। बी कहा है कि बल के दिशा के किसी भी कोण पर, बल के दिशा में किसी भी कोण पर। सी कहा है कि बल की दिशा में, नहीं ये भी नहीं होगा। डी है बल की दिशा के विपरीत, देखिए बल इधर लग रहा है और इसकी विपरीत दिशा में इधर जो है घर्षण बल लग रहा है, यही उसका सही उत्तर हो जाएगा कि बल की दिशा के विपरीत दिशा में घर्षण बल लगता है। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस स्थान पर गुरुत्वीय त्वरण का मान शून्य होता है। देखिए गुरुत्वीय त्वरण का शून्य मान कहाँ कहाँ पर होता है। देखिए इससे पहले अंतरिक्ष पर भी, अंतरिक्ष में भी गुरुत्वीय त्वरण या स्मॉल जी का मान शून्य होता है। पृथ्वी के केंद्र पर जाने पर भी शून्य होता है, के केंद्र पर। उसके बाद देखिए निर्वात में भी जाइएगा तो भी जो है ना स्मॉल जी का मान क्या हो जाएगा, इसी सब जगह जो है स्मॉल जी का मान शून्य होता है, इसे हम गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं, ठीक ना। अब ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है समुद्र के तल पर, नहीं ये नहीं होगा। बी है समुद्र के केंद्र पर। सी है भूमध्य रेखा पर। डी है ध्रुव पर। तो यानी बी है समुद्र के, पृथ्वी के केंद्र पर, ठीक ना। पृथ्वी के केंद्र पर भी शून्य मान होता है जी का, जिसका ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर सही उत्तर। अगला प्रश्न है कि समान वृत्तीय गति के लिए जो भौतिक राशियां स्थिर रहती है वे कौन है। देखिए समान वृत्तीय गति होता है उसके लिए चाल और गतिज ऊर्जा दोनों स्थिर रहता है, ठीक ना, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ ए और बी। यानी ए में दिया है चाल और बी में दिया गतिज ऊर्जा, यानी दोनों स्थिर रहता है, तो ए और बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो ये अगला प्रश्न है कि एक जो है 1.96 मीटर डोरी के एक सिरे से बंधी 0.25 kg द्रव्यमान के एक गेंद क्षैतिज वृत्त में घूम रही है, तो तनाव जो है 50 न्यूटन है, तो न्यूटन से अधिक होने पर डोरी जो है टूट जाती है, तो अधिकतम चाल क्या होगा। देखिए अधिकतम चाल इसका क्या हो जाएगा। देखिए क्या कह रहा है कि एक कोई डोरी है, कितना मीटर का डोरी है, तो 1.96 मीटर का क्या है डोरी है, ठीक ना। डोरी के सिरे पर बंधी एक 25 किलोग्राम का, एक 25 की जो 0.25 kg का जो है ना कोई वस्तु है, द्रव्यमान का कोई गेंद है, जो कि क्षैतिज वृत्त में घूम रहा है, इधर इधर वृत्त की दिशा में ये कैसे घूम रहा है, ठीक। तो इसको घुमा देते हैं वृत्त की दिशा में, ये घूम रहा है ऐसे, ठीक घूम रहा है। जब घूमते घूमते क्या हुआ कि जो है ना इसमें जब 25 न्यूटन से अधिक बल हुआ तो डोरी टूट जाएगी, ठीक ना। डोरी यहाँ से टूट जाएगी, ठीक ना। इधर स्पर्श रेखा की दिशा में ये वस्तु भागेगा, ठीक ना। डोरी टूट गई तो अधिक होने पर डोरी टूट जाएगी, तो अधिकतम चाल के जब ये स्पर्श रेखा की दिशा में भागेगा उस टाइम जो इसका चाल भी क्या हो जाएगा, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पर कौन सा बल कार्य कर रहा है, तो यहाँ पर जो आपको अभिकेंद्रीय बल कार्य कर रहा है, ठीक है। देखिए अभिकेंद्रीय बल जो होता है एफ सी से डिनोट करते हैं अभिकेंद्रीय बल को। एफ सी बड़ा फॉर्मूला होता है mv²/r, ठीक ना। यहाँ m द्रव्यमान है और v क्या है, यही जो अधिकतम वेग से जा रहा है यही है v, और r क्या है कि इसका त्रिज्या है, ठीक ना। हमको सारा चीज़ दे ही दिया है और हमसे v पूछा है, यानी हमें एफ सी कितना दिया है 25 न्यूटन, इक्वल टू हमें m भी दे दिया है, m कितना दिया है 0.25 kg दिया है, ठीक। और v हमसे पूछा है तो v² बटा r हमें कितना दिया है तो 25 न्यूटन दिया है, ठीक ना। 25 न्यूटन, सॉरी r 25 न्यूटन नहीं है, आर यानी त्रिज्या कितना है 1.96 मीटर है, ठीक। अब देखिए इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये देखिए दशमलव दशमलव उड़ाएंगे तो ये दशमलव कट गया। अब देखिए ये 25 है और इधर 25 है, 25 25 कट गया, तो यानी क्या हो गया v² बराबर 196, ठीक। तो v का जब इसको हम रूट करेंगे 196 का, तो ये किसका स्क्वायर होता है 196, 14 के, यानी 14 हो जाएगा इसका उत्तर। इसका उत्तर क्या हो जाएगा 14, यानी 14 किस ऑप्शन में दिया है 14 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। चलिए अगला प्रश्न है कि एक थर्मल प्लास्क को भली प्रकार पॉलिश किया जाता है किसके लिए। देखिए एक थर्मल प्लास्क जो होता है, यानी थर्मल प्लास्क यानी थर्मस एक ले लीजिए। थर्मस में आप देखे होंगे कि थर्मस में जो होता है, थर्मस ये है, ठीक। और इस थर्मस में देखिएगा कि बाहर की सतह होता है ना, इस पर पॉलिश किया रहता है, पूरा चमकदार सतह का, ठीक ना। इस पर पॉलिश किया रहता है, ठीक ना। देखिए ये कई क्यों किया जाता है, ये चमकदार पॉलिश क्यों किया जाता है। देखिए इसके लिए देखिए ऑप्शन ये है कि आकर्षण को बनाने के लिए नहीं, चमक को उत्पन्न करने के लिए नहीं, बाह्य विकिरण अवशोषित करने के लिए और सभी बाह्य विकिरण प्राप्त। देखिए ये थर्मस में होता क्या है कि कोई भी वस्तु को आप जिस अवस्था में रख दीजिएगा तो वो उसी अवस्था में रहेगा, ठीक ना। जैसे इसमें अगर हम कोई गर्म वस्तु रख देंगे तो ये गर्म ही रहेगा, और ठंडा रख देंगे तो ये ठंडा ही रहेगा। तो क्या है इसमें क्या हो जाएगा कि ये सभी जो बाह्य विकिरण होता है उसको परावर्तित कर देता है। जितना भी विकिरण बाहर से आता है, संवहन हो गया, चालन हो गया, विकिरण हो गया, इस सारा को जो है ना ये परावर्तित कर देता है, ठीक ना। कुछ होने ही नहीं देता है इसमें, ठीक ना।
तो इसी कारण से जो है इसमें सारा चीज़ जो है ना गर्म ही रहता है, अगर ठंडा रखते जैसा रखते हैं वैसा ही रहता है, ठीक ना। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी वायु विकिरण को परिवर्तित कर देता है, ठीक है। जो इसमें चमकदार, जो इसमें प्लास्टिक पर चमकदार भली भांति जो पॉलिश किया जाता है, इसी कारण से, ठीक ना। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न है कि एक टेबल पंखे को बंद कमरे में चलाने पर कमरे की हवा क्या होगी। देखिए कोई पंखा है जब टेबल फैन है, ठीक। अब देखिए इसे जो है आप एक बंद कमरा में चला दिए, ठीक, बंद कमरा में चला दिए तो ये अपना गति होगा, ठीक, गति होगा, यानी बंद कमरा में जो होगा हवा वो बाहर निकलने का उसके पास तो कोई जगह नहीं होगा, ठीक। तो ये जब गति करेगा, ये पंखा का गति जो हवा करेगा गति, यहाँ कोई कण है, यहाँ कोई कण है, यहाँ कोई कण है हवा का, ठीक ना, सभी एक दूसरे में टक्कर करेगा, ठीक ना। सभी हवा कण एक दूसरे में टक्कर करते करते ये क्या हो जाएगा, हवा का कण क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, ठीक ना, ठीक ना। हवा का जो कण हो जाएगा गर्म हो जाएगा, और गर्म हो जाएगा तो कमरा का हवा भी गर्म हो जाएगा, यानी टोटल कण जो है अपने आप में टक्कर करते करते क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, ठीक ना। यानी कि क्या हो जाएगा, हवा गर्म हो जाएगी। देखिए आपको प्रश्न क्या कहा है कि एक टेबल पंखे को बंद कमरे में चलाने पर कमरे की हवा क्या हो जाएगी, कमरे की हवा गर्म हो जाएगी, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। चलिए अगला प्रश्न है कि वाष्पीकरण की दर निर्भर नहीं करते किस पर। देखिए सबसे पहले देखिए कि वाष्पीकरण की दर किस किस पर निर्भर करती है। देखिए वाष्पीकरण की दर जो होती है ये तापमान पर निर्भर करती है, क्षेत्रफल पर निर्भर करती है, ठीक ना। और जब हम ऊपर जाते हैं तो ऊपर जाने पर जो है ना वायुदाब कम हो जाती है, ठीक है, जिसके कारण से क्या होता है कि वाष्पीकरण की दर तेज हो जाती है। यानी क्या हुआ कि वो अपने सतह पर भी निर्भर करती है कि कितना हाइट पर है, ठीक ना, सतह पर भी निर्भर करती है, ठीक। अब देखिए प्रश्न क्या कहे, वाष्पीकरण दर किस पर निर्भर नहीं करता है। देखिए ऑप्शन ए है कि द्रव के ताप पर, हाँ ताप पर तो निर्भर करता ही है। द्रव के पृष्ठ क्षेत्रफल, हाँ क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, क्योंकि देखिए जब आप कोई गिलास में किसी को गर्म पानी को अगर आप रख देते हैं और कोई थाली में आप गर्म पानी को रख देते हैं तो सबसे पहले क्या होगा, थाली वाला पानी जो है ठंडा होगा, ठीक है ना, गिलास की अपेक्षा, ठीक। इसी कारण से इस पर भी निर्भर कर रहा है। सी है द्रव की संपूर्ण मात्रा पर, नहीं संपूर्ण मात्रा पर निर्भर नहीं करेगा, क्योंकि जैसे कि देखिए गिलास में यहाँ पर 2 kg है और यहाँ पर आप 5 kg धर दीजिएगा ना, फिर भी जो है ना आपको यही सबसे पहले थाली वाला ही ठंडा होगा, ठीक है ना, गिलास की अपेक्षा, ठीक ना। इसी कारण से जो है ना ये द्रव की संपूर्ण मात्रा पर निर्भर नहीं करता है। डी है वायुदाब पर। देखिए हाँ वायुदाब पर निर्भर करता है, क्योंकि जब वो ऊपर जाते हैं तो वायुदाब क्या होता है, कम होता है, तो और वाष्पीकरण की दर वहाँ पर तेज हो जाता है, इस पर भी निर्भर करता है। हमसे पूछा क्या है कि किस पर निर्भर नहीं करता है, तो नहीं करता है आपको द्रव की संपूर्ण मात्रा पर निर्भर नहीं करता है, ठीक ना। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि NH4NO3 में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना है। देखिए NH4 है, ठीक ना। इसके लिए हम पहले सबसे पहले इस टोटल का जो है आपको द्रव्यमान निकालना होगा। देखिए टोटल का द्रव्यमान क्या होगा, देखिए नाइट्रोजन जो होता है, नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान होता है आपको 14 हो गया, प्लस देखिए हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1 होता है, यहाँ 4 हाइड्रोजन है तो 1 × 4 4 हो गया, प्लस नाइट्रोजन का अपना 14, ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान होता है 16 और 3 ऑक्सीजन है तो 16 48 हो गया, ठीक। जब सबको हम ऐड करेंगे 8 हो जाएगा, ठीक, 80 हो जाएगा, ठीक ना। ये कितना हो जाएगा 80, ठीक। टोटल का द्रव्यमान क्या हो गया 80 हो गया। और हमसे किसका पूछा है, तो नाइट्रोजन का, तो नाइट्रोजन का द्रव्यमान कितना है 14 यहाँ है 14 यहाँ है, तो 28 नाइट्रोजन का द्रव्यमान है। तो आप देखिए नाइट्रोजन का प्रतिशत क्या आ जाएगा 28/80 × 100। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे, देखिए 0 0 कटेगा, 2 से कटेगा 4 दूनी 8, 2 से 5, 4 से 7 चौक 28, यानी 7 5 35, यानी कितना परसेंट यहाँ पर नाइट्रोजन है, तो 35% नाइट्रोजन है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 35%। चलिए अगला प्रश्न है कि गलत मिलान को चयन करें। देखिए एक दिया हुआ है तत्व, दूसरा संयोजकता दिया। देखिए हीलियम जो होता है, हीलियम का संयोजकता 0 होता है, चलिए ये सही है। बी है हाइड्रोजन, ठीक ना। देखिए हाइड्रोजन का संयोजकता जो होता है ये होता है 1 ही, ये सही है। सी है कार्बन, कार्बन का संयोजकता 4 ही होता है, ये भी सही है। ऑक्सीजन जो होता है इसका संयोजकता जो होता है ये 2 होता है, ठीक है ना, 1 नहीं होता, ठीक ना, यही गलत है। यानी गलत को ही हमें चयन करना का है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि कार्बन तिथि निर्धारण में कौन सा समस्थानिक का प्रयुक्त होता है। देखिए कार्बन तिथि निर्धारण जो होता है उसमें कार्बन 14 का प्रयोग होता है, ठीक है ना, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, ठीक। और पूछेगा अगर कार्बन 12 है तो कार्बन का 12 जो है तत्व का जो है द्रव्यमान निकालते हैं ना, तो कार्बन 12 का ही तुलना करके तत्व का द्रव्यमान को निकालते हैं, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि 1998 में जो पोखरण में भारत द्वारा किए गए परमाणु परीक्षण था तो उसका कोड क्या था। देखिए 1998 में जो पोखरण में भारत द्वारा परमाणु परीक्षण हुआ था उसका कोड था आपको ऑपरेशन शक्ति, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है।
चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा गैस का भौतिक गुण है, ठीक है ना। भौतिक गुण गैस का कौन सा होता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले भौतिक गुण समझिए क्या होता है। भौतिक गुण क्या होता है कि उसके जो बाहरी का गुण होता है उसे भौतिक गुण कहता है, ठीक है ना। एक होता है रासायनिक गुण, जो उसके केमिकल रिएक्शन जो होता है उसके अंदर का कुछ केमिकल जो परिवर्तन होते रहता है उसी को हम केमिकल गुण या रासायनिक गुण कहते हैं, ठीक है ना। अब देखिए भौतिक गुण के अंतर्गत क्या क्या आता है, एक उदाहरण देख लीजिए। दबाना हो गया, उसके बाद तनाव हो गया, उसके बाद बल हो गया, संपीड़न हो गया, ये सब के साथ भौतिक गुण है, ठीक है ना। और रासायनिक गुण के अंतर्गत आ जाएगा आपको तरलता, ऋण किसी भी तत्व का तरलता है, घनत्व है और संयांता है, ये सब क्या होगा रासायनिक गुण के अंतर्गत आएगा, ठीक है ना। यहाँ हमसे कौन क्या दिया क्वेश्चन में कि कौन सा भौतिक गुण है, तो ये भौतिक गुण तरलता है, संपीड़ता है, निम्न घनत्व। इस समय से कौन सा भौतिक गुण है, तो केवल संपीड़ता ही है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। चलिए अगला प्रश्न है कि ऑक्टेट का न्यूलैंड सिद्धांत केवल डैश तक लागू होता था। देखिए न्यूलैंड जो दिया था अष्टक नियम, ये कहाँ तक लागू होता था, ये देखिए कैल्शियम तक ही लागू होता था, और इसका अंतिम अंत जो होता था ये थोरियम तक होता था, ठीक है। देखिए न्यूलैंड जो अष्टक नियम दिया था ये कब दिया था, ये दिया था आपको 1863 ईस्वी में दिया था, ठीक है ना। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा कि ऑक्टेट का न्यूलैंड सिद्धांत केवल डैश तक लागू होता था, तो ये कैल्शियम तक ही लागू होता था, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। अगर पूछता कि इसका अंत कहाँ पर होता था, तो इसका अंत हो जाएगा आपको थोरियम पर। चलिए अगला प्रश्न है कि फास्फोरस को पानी में रखा जाता है क्योंकि। देखिए फास्फोरस जो होता है, यानी फास्फोरस जब ये हवा के संपर्क में आता है तो ये आग 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 इससे निकालने लगता है, यानी कि ये जल जाता है, ठीक ना। ये हवा के संपर्क में आता है तो क्या होता है, ये जल जाता है, ठीक ना। तो इसी कारण से जो ना इसे पानी में रखा जाता है ताकि वो आग लगने से बच जाए, ठीक ना। तो इसे क्यों रखा जाता है, तो आग पकड़ने से बचने के लिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा अर्ध धातु नहीं है। देखिए अर्ध धातु इस सब में से कौन सा नहीं है। अर्धधातु हम किससे कहेंगे, अर्धधातु वो होगा, यानी उपधातु को ही हम अर्धधातु कर। देखिए उपधातु की संख्या टोटल कितना है, तो 7 है, ठीक ना। 7 वो टोटल उपधातु है, ठीक है ना। देखिए सारा उपधातु को देख लेते हैं। पहला उपधातु है बोरोन, दूसरा है आपको सिलिकॉन, तीसरा है जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलूनियम और अंतिम है पोलिनियम, ठीक है। ये सारा है उपधातु है, ठीक है ना। इस सब में से कौन सा उपधातु नहीं है, अब देख लीजिए ऑप्शन, इस सब में से कौन सा उपधातु नहीं, तो उपधातु कौन नहीं, क्लोरीन नहीं है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। चलिए अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सी गैस अजनबी गैस कहलाता है। देखिए ओकिरिया गैस में एक जेनॉन गैस है जिसे हम अजनबी गैस कहते हैं, ठीक है ना। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जेनॉन गैस, ठीक है ना। अगर पूछेगा आपसे आवारा तत्व या आवारा गैस किसे कहते हैं, वो हो जाएगा आपको हाइड्रोजन। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित प्लॉट में से कौन सा प्लांट बॉडी है जिसे कि तनों और पत्तियों से अलग नहीं है, ठीक है। इस समय से कौन सा प्लांट बॉडी है जो कि तना और बॉडी से अलग नहीं होता, इस समय से कौन सा प्लांट है। इस समय से स्पाइरोगायरा है जिसका तना जो है बॉडी से अलग नहीं होता, ठीक है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि समानता किस पेड़ के टहनी का उपयोग दांत साफ करने के लिए किया जाता है, यानी कि दंतमंजन के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है। समानता देखिए नीम का प्रयोग किया जाता है दंतमंजन के रूप में, ठीक है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आज का अंतिम प्रश्न था, जो भी दोस्त चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, तथा जो पिछला वीडियो नहीं देखे हैं वो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के पिछला वीडियो को देख लें। और इसका जो PDF है हमारे टेलीग्राम चैनल नॉलेजेबल PDF पर अपलोड कर दिया गया है, और टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में तथा कमेंट बॉक्स में भी पिन कर दिया गया, ठीक। चलिए अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।